हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम जो डिस्कस कर रहे थे माध्यमिक परीक्षा 2026 यानी जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है आरबीएससी का 2026 में विज्ञान विषय का, उसका मॉडल पेपर जो है हम यहाँ पे सोल्व कर रहे थे, जिसके हमने ए और बी पार्ट पहले सोल्व कर लिए थे। तो आज हम जो पार्ट करने वाले हैं वो से पार्ट है, जिसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो है इंक्लूड होंगे, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट हेल्थ टिप आपको देना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं जिस प्रॉब्लम को सफ़र कर रही हूँ, एक्चुअली दो तीन दिन से क्या है, हेल्थ इश्यू मुझे हो रहा था। आपने नोट किया होगा वीडियोज़ में। तो फिर आज डॉक्टर को जब मैंने चेकअप कराया तो मुझे बताया कि आपको डेंगू हो गया है। जो प्रॉब्लम है, अब मैं कुछ टैबलेट लेकर के यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करने आई हूँ। तो आप लोगों को अगर इस टाइम पे किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो आपकी पढ़ाई का बहुत लॉस होने वाला है। इन्फेक्शन का मतलब है आपके एक हफ्ता लगभग पूरा वेस्ट हो जाता है, आपका शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, ढंग से आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, चिड़चिड़ापन आता है। तो जो है आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, प्रॉपरली आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीजिएगा, जिससे इन्फेक्शन होने की संभावना कम रहे, और हेल्दी फूड लीजिएगा, प्रॉपर नींद भी लीजिएगा, और कुछ समय तक धूप में भी आप बैठिएगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। धूप में बैठने से क्या है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहे और इन्फेक्शन का खतरा कम रहे। तो हेल्दी रहिए, तभी आप प्रॉपरली पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि इस समय पे आपने जो टाइम टेबल बना रखा है वो इस हिसाब का है कि आपका एक एक दिन इम्पोर्टेंट है, और उसमें से एक भी दिन की डिस्टर्बेंस होती है तो आपका काफ़ी लॉस हो सकता है। तो अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, और शुरू करते हैं हम ये वीडियो। तो आज स्टूडेंट्स, हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है खंड से, जिसके अंदर आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है हम जानते हैं हर एक प्रश्न 3 नंबर का है। और यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया था, जब ब्लूप्रिंट डिस्कस किया था, कि हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा अथवा में क्वेश्चन मिलेगा, उसी चैप्टर का क्वेश्चन दूसरा मिलेगा। एक आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा आप कर दीजिए, जो आपको बेटर तरीके से आता है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन 4 ही होते हैं, और 4 के अलग अलग पार्ट होते हैं, यानी 4 में ही 8 क्वेश्चन और हो सकता है एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट भी हो जाएं। तो चलिए हम डिटेल से डिस्कस करते हैं इस खंड से को। तो खंड से में जो है पहला जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है, निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये समीकरण आपको दे रखे हैं, इनको आपको संतुलित करना है। तो समीकरण संतुलित कैसे करते हैं, हम सबसे पहले परमाणुओं को लिखते हैं। कौन कौन से परमाणु हैं? देखिए, हाइड्रोजन है, एक है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोजन एक है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, यानी कुल मिलाकर के अपने जो अभिकारक है वहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं। वहीं हम उत्पाद में देखें तो हाइड्रोजन 2 है। तो हमें जो है दोनों को इक्वल करना है। तो कोई ऐसा तरीका है नहीं जिससे कि इधर 3 हो जाए, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर 4 कर सकते हैं। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 हो गए, लेकिन अब यहाँ 3 बच गए हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 और 4 इधर हैं, यानी हाइड्रोजन अपने बैलेंस हो गए, संतुलित हो गए हैं। अब अगले जो है तत्वों पे चलते हैं, वो है नाइट्रोजन। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 1 है, और इधर देखिए बाहर 2 लगा है, मतलब इस पूरे के बाहर, यानी नाइट्रोजन यहाँ 2 हैं, उधर भी 2 हैं, उधर भी 2 हैं। तो नाइट्रोजन का हिसाब अपना बराबर है। फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो देखिए 3 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 से पूरा मल्टीप्लाई है, यानी कितने हैं, 3 और 2 6, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। और यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन और हैं, 6 और 2 8 ऑक्सीजन इधर है। इधर अगर बात करें तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन ये रहे, 6 और 2 8। ऑक्सीजन का हिसाब भी बराबर है, संतुलित है। अब बचता है कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम 1 है और इधर भी कैल्शियम ये है 1 है। तो ये अपनी जो है जो समीकरण थी वो क्या है, बैलेंस हो गई है, संतुलित हो गई है। इस तरह से आपको बैलेंस करनी है। बाकी डिटेल में यहाँ दिया गया है किस तरह से आप लिख सकते हो कि समीकरण को संतुलित करने का मतलब क्या है, तत्वों की संख्या जो है अभिकारक में और उत्पाद में समान होनी चाहिए, जो हमने कर ली है। अब देखिए दूसरा देखते हैं, इसी में ब भाग दे रखा है। समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आसान काम होता है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन से कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सोडियम की बात करें, सोडियम तत्व इधर 1 है, लेकिन यहाँ सोडियम तत्व 2 हैं। तो सबसे पहले सोडियम को इक्वल कर लेते हैं, हम इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो सोडियम 2 हो गए, इधर भी सोडियम 2 हो गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ये यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, ये 4 और 2 6। इधर बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 और एक 5 ही है, तो हम इसको अगर 2 से गुणा कर दें तो यहाँ 2 हो जाएंगे, 2 और 4 6, ऑक्सीजन बराबर हो गए हैं।
अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। देखिए 2 हाइड्रोजन और उसके बाद 2 हाइड्रोजन ये 4, जो अभिकारक है उसमें 4 हाइड्रोजन है, और जो उत्पाद है वहाँ पे भी हम देखेंगे कि 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी बराबर हैं। ठीक है, अब कौन सा जो है तत्व बच गया है, सल्फर बच गया है। सल्फर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो इस तरह से अपना जो ये समीकरण है ये भी क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, और डिटेल में यहाँ नीचे लिखा गया है। बस यही बात लिखी है कि समीकरण को संतुलित करने का मतलब क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद में जो है तत्वों की संख्या समान होना, और इस तरह से बैलेंस करके दिखा दिया। बिल्कुल ईजी था, हमने आसानी से इसको सोल्व कर लिया। अगला जो प्रश्न देखिए इसी के अथवा में दे रखा है। देखिए इसी क्वेश्चन के अथवा में आपसे कहा था कि यहाँ ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे, तो अथवा में दे रखा है, क्या दे रखा है अथवा में, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा लिखकर एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, अभिक्रिया का एक एक उदाहरण देना है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषी क्या होती है, इसको एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक भी हम कहते हैं। एक्जोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी इंग्लिश में। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। जैसे बिना बुझे चूल्हे पे जब हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो जो है जिस भी बर्तन में हमने उसको लिया वो पूरा गर्म हो जाता है, यानी इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, उत्पादित होती है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इससे क्या होगा, मिश्रण का तापमान बढ़ेगा क्योंकि ऊष्मा निकल रही है। तो देखिए उदाहरण दिया है, प्राकृतिक गैस यानी मीथेन का जब दहन करते हैं, मीथेन को जलाते हैं, तो देखिए CH4 मीथेन होता है, और इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, क्योंकि दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी बनता है, और साथ में ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है। इसको प्लस में ऊर्जा के रूप में दिखाया जाता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, उत्सर्जित होती है। बात करते हैं ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको ऊष्मा देनी पड़ती है। उस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें उसको गर्म करना पड़ता है, उस घोल को, उस सॉल्यूशन को गर्म करना पड़ता है, तब अभिक्रिया जो है होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा देंगे तो तापमान घटेगा, ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है कहते हैं। देखिए उदाहरण दिया है, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस को जब ऊष्मा दी जाती है तो क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनता है। ये उदाहरण आपको लिखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक एक उदाहरण आपको देना है। तो नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस जब उसको ऊष्मा दी जाती है, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, ये जो निशान होता है ये ऊष्मा का होता है, हीट का होता है। ऊष्मा दी जाती है तो क्या बनता है, NO बन जाता है। NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। तो ये हो गई ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगला जो प्रश्न है वो है आपका मिसेल से संबंधित। तो अभी हमने चैप्टर जो 4th किया था उसमें मिसेल के अवधारणा को बहुत डिटेल से समझाया था। तो पूछा है मिसेल के निर्माण की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए, और अथवा में दिया है कि संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया लिखिए, और अक्षयकारक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले मिसेल की बात करते हैं। तो मिसेल क्या होती है, हम जानते हैं कि साबुन के 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, साबुन की संरचना जब हमने पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि साबुन के 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से 2 हिस्से होते हैं, देखिए साबुन के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो होता है वो जलरागी होता है, जहाँ पे ऐसे सोडियम आयन लगा हुआ होता है। ठीक है, जहाँ पे ऐसे सोडियम आयन लगा होता है लास्ट में, ये होता क्या, CONA, इस तरह से होता है। और पीछे जो है एक कार्बन की लंबी चैन लगी हुई होती है। इस तरह जो है ये किसकी संरचना होती है, साबुन की संरचना, इस तरह की संरचना साबुन की होती है। ये कार्बन की लंबी चैन जहाँ 15, 17, 18, 20 कार्बन की श्रृंखला, एक लंबी चैन यहाँ लगी हो सकती है। तो ये जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं जलरागी हिस्सा। क्या कहते हैं, जलरागी, यानी इसको जल से प्रेम है। और ये जो हिस्सा है हाइड्रोकार्बन वाला जिसके साथ कार्बन की लंबी चैन लगी हुई, ये हिस्सा क्या होता है, जल विरागी हिस्सा इसको हम कहते हैं। यानी ये पानी से दूर भागता है, नफरत करता है, और जलरागी हिस्सा वो पानी से प्रेम करता है। होता क्या है, जब सतह पे हम साबुन का घोल डालते हैं, जैसे ये पानी की बाल्टी है, इसकी सतह पे जब हम साबुन का घोल डालते हैं तो जो जलरागी हिस्सा है जिसको जल से प्रेम है, ये हिस्सा क्या आएगा, पानी की तरफ जाएगा क्योंकि इसको पानी से प्रेम है। और दूसरा हिस्सा जो जहाँ हाइड्रोकार्बन लगा हुआ है, हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चैन लगी हुई, वो क्या है, ऊपर की तरफ रहेगा। लेकिन जल के अंदर की अगर हम बात करें तो वहाँ संरचना अलग होती है। किस तरह से संरचना अलग होती है, जल के अंदर की अगर हम बात करें
तो अब पानी के अंदर जाना ही है, तो जो जल रागी हिस्सा है जिसको जल से प्रेम है वो तो पानी में जाके खुश है, लेकिन विरागी हिस्सा है वो दूर भागेगा। अब पानी में अगर हमने डुबो ही दिया है, साबुन को घोल ही दिया है, तो वो कहाँ जाएगा? फिर क्या होता है, जो कोई मैला अपना कपड़ा होता है जिसके ऊपर वसा लगी हुई होती है, ये जो जल विरागी हिस्सा होता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। देखिए इस तरह से मिसेल बनता है। ये जो बीच में है ये तेल की बूंद है, वसा है, जो कपड़ों पे मैल चिपक गया है, जो वसा युक्त मैल है। तो ये जो जल विरागी हिस्सा है ये उस वसा की तरफ भागता है, छुपने की कोशिश करता है, पानी से दूर भागता है। और ये वाला जो हिस्सा है जिसके साथ सोडियम आयन लगे हुए हैं ये जो है बाहर की तरफ रहता है। तो इस तरह की जो संरचना बन जाती है, इसी संरचना को हम क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको आता है तो इसी तरह की संरचना बनानी है, तो इस संरचना को हम मिसेल कहते हैं, मिसेल संरचना कहते हैं। अब फिर क्या होता है, ये सारे के सारे इस वसा के साथ जुड़ जाते हैं, और जब हम जो है कपड़े को घिसते हैं, फटकते हैं, तो न्यूटन साहब का फर्स्ट नियम लागू होता है। ये जो है वसा जो है इनके साथ छूट जाती है, कपड़े से अलग हो जाती है, और पानी में जब खकोलते हैं तो कपड़ा अपना साफ हो जाता है। तो ये होती है मिसेल निर्माण की प्रक्रिया, जो है डिटेल में यहाँ दिया गया है, या आपने नोट्स अगर बनाए हैं तो वहाँ पे भी आपको डिटेल में मिल जाएगा, या आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं जहाँ बहुत डिटेल में हमने इसको समझाया है। अब इसी के अंदर दूसरा जो पार्ट पूछा था वो क्या पूछा है, इसी में दूसरा अथवा में जो क्वेश्चन पूछा है वो आपसे पूछा है कि संकलन अभिक्रिया क्या है। तो संकलन अभिक्रिया क्या होती है, ये भी इसी चैप्टर है, कार्बन एवं उसके यौगिक वाले चैप्टर से है। तो संकलन अभिक्रिया क्या होती है? संकलन अभिक्रिया का मतलब है कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना दे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? संकलन अभिक्रिया। कैसे? जैसे एक उदाहरण दे रखा है, हम इसको इजी वे में लेते हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? अगर आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा है तो आप बताओगे कि ये क्या है? ये तो एथीन है मैडम। क्या है? एथीन है। एथीन की जब अभिक्रिया में हाइड्रोजन, एथीन क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है। जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, और ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? या तो निकल की उपस्थिति में या प्लेटिनम की उपस्थिति में। ये उत्प्रेरक यहाँ पे होते हैं, इनकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है क्या बन जाता है? एथेन बन जाता है, CH3 CH3। देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया है कार्बन कार्बन के बीच में, यानी क्या है? ये संतृप्त, ये जो एथेन बन गया है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया है। तो वो अभिक्रिया जिसके अंदर कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके किसकी उपस्थिति में? निकल या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना लेता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संकलन अभिक्रिया कहते हैं। और क्या होता है, जब वनस्पति तेल होते हैं उनकी अभिक्रिया जब हम हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? वनस्पति घी बन जाता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हम वनस्पति घी बना लेते हैं, और इस अभिक्रिया को स्पेशल नाम दिया है क्या? हाइड्रोजनीकरण, इस अभिक्रिया को नाम दिया है। तो ये है अपनी संकलन अभिक्रिया। ये उदाहरण आप लिख सकते हो। अगर ये वाला आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन की एक चेन लगी हुई, ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये एग्जाम्पल जो है आप इजीली दे सकते हो। अगला है औक्षिक कारक क्या होते हैं। तो औक्षिक कारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन, जो दूसरे तत्वों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? औक्षिक कारक कहते हैं। जैसे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या है? अच्छे औक्षिक कारक होते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो आपसे पूछा है नर जनन तंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके विभिन्न भागों को समझाइए। और अथवा में पूछा है मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए और इसके विभिन्न भागों को समझाइए। तो देखिए हम देखते हैं दोनों को, नर जनन तंत्र को। तो आपको जो है चित्र बना करके आना है, बायोलॉजी में चित्र ज़्यादा मायने रखते हैं। तो ये जो है नर मादा, नर का जनन तंत्र है। जनन तंत्र के अंदर होता क्या है? इसके अंदर जो है वृषण होते हैं, जहाँ पे क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राणु क्या होते हैं? नर कोशिका होती है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और यहाँ से शुक्राणु एक शुक्रवाहिनी, एक नली होती है, एक जुड़ी हुई होती है यहाँ से एक लंबी नली का, ये शुक्रवाहिनी से होकर के ये शुक्राणु जो वृषण ने बनाए हैं ये कहाँ जाते हैं? ये यहाँ से होते हुए कहाँ जाते हैं? मूत्र मार्ग की तरफ ये जो है चले जाते हैं। ठीक है, तो ये शुक्रवाहिनी है, वृषण के बारे में दिया है। फिर शुक्रवाहिनी मतलब वो नलिका जो इन शुक्राणुओं को ले करके जाती है। और उसके बाद बात करते हैं मूत्र मार्ग। ये क्या है? ये शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए उभय मार्ग होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो है शुक्राशय। शुक्राशय क्या करता है? शुक्राणुओं को एकत्रित करके रखता है। ठीक है,
श्वसन की बात करें तो ये पेशियों से बना लंबा मूत्र मार्ग स्थित रहता है। इस छिद्र के द्वारा जो है क्या होता है, वीर्य और मूत्र दोनों यहीं से जो है विसर्जित होते हैं। शुक्राशय की बात करें तो ये क्या है, ये जो है शुक्राणुओं को इकट्ठा करके रखता है, एक माध्यम उनको प्रोवाइड करता है जिससे वो सही तरीके से कार्य कर सकें। फिर प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्रमार्ग के आधार भाग पर स्थित होती है। मूत्रमार्ग में क्षारीय स्राव छोड़ती है जो मूत्र की अम्लता को उदासीन कर शुक्राणुओं को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये क्या था, नर जनन तंत्र था। अब हम बात कर लेते हैं जो अथवा में दे रखा है मादा जनन तंत्र। ये जो है स्त्रियों के अंदर जो जनन तंत्र होता है उसका चित्र दिखाया गया है। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखिए 2 अंडाशय होते हैं जहाँ पे क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु बनते हैं। अब अंडाणु जब बनते हैं इस अंडाशय के अंदर, इनकी संख्या 2 होती है, बादाम के सेब के होते हैं, उदर गुहा के वृक्क के नीचे वाले पृष्ठ में स्थित होते हैं। और ये क्या करते हैं, अंडाणु बनाते हैं, अंडे का निर्माण करते हैं जो जनन में हिस्सा लेता है। जनन कोशिका जो है मादाओं में होती है। अब इस अंडाणु का निर्माण होने के बाद ये अंडाणु कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ये अंडवाहिका नली जिसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, ये यहाँ पे जाता है और यहीं पे निषेचन की प्रक्रिया होती है। ये अंडा जो है यहीं पे शुक्राणु से मिलता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है और फिर यहाँ से चलता हुआ कहाँ जाता है, ये जो है गर्भाशय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, गर्भाशय में। फिर ये गर्भाशय की दीवार पर रोपित हो जाता है और फिर 9 महीने तक जो भ्रूण है वो शिशु में परिवर्तित होता है, यहीं पे 9 महीने तक रहता है। और उसके बाद जो है जिसको हम गर्भाशय कहते हैं, और फिर योनि मार्ग से क्या हो जाता है, जो है बच्चा बाहर आ जाता है। तो ये जो है सारा का सारा डायग्राम डिटेल में दे रखा है किसके बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो बल्ब 220 वोल्ट से कितनी विद्युत धारा लेगा। और अथवा में दे रखा है विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम दे रखा है और जो है विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धाराएं लेगा। वोल्टेज दे रखी है और प्रतिरोध दे रखा है। आपको क्या निकालना है, दोनों में ही आई निकालना है, करंट निकालना है, विद्युत धारा निकालनी है। तो देखिए विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, देखिए होता है V = IR। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V = IR। हमें आई निकालना है, करंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा V/R। और V आपको दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे भी 220 वोल्ट। और जो है आर जो है अलग अलग दे रखा है तो इसमें 220 को 1200 से भाग लगाएंगे और इसमें 220 को 100 से भाग लगाएंगे। किस तरह से देखिए हल करके दिखाया हुआ है यहाँ पे। अथवा में भी एक क्वेश्चन है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये देखिए पहले वाले क्वेश्चन को हल करके दिखा रखा है किस तरह से। जो रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है 1200 ओम दिया है, वोल्टेज है वो है 220 और विद्युत धारा जो है हमने 220 को 1200 से भाग लगा करके निकाल लिया है 0.18 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर क्या, विद्युत धारा को मापने की इकाई है। इसी तरह से दूसरे भाग में आपको जो प्रतिरोध है वो 100 ओम दिया है और वोल्टेज जो है 220 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, 220 को हम जो है 100 से भाग लगाएंगे और 2.2 एम्पियर जो है आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए अथवा में क्या क्वेश्चन दिया था। अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है, चित्र के परिपथ आलेख में मान लीजिए प्रतिरोध R1, R2, R3 के मान क्रमशः 5 ओहम, 10 ओहम और 130 ओहम है, तो उन्हें 20 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभावित विद्युत धारा का मान और परिपथ में कुल विद्युत धारा का मान। क्या क्या पूछा है, देखिए ये आपको एक जो है परिपथ दे रखा है और इसमें 3 जो है प्रतिरोध लगा रखे हैं, R1, R2, R3, और हम देख पा रहे हैं कि समानांतर श्रेणी में लगाए गए हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे निकालना है I1 और यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3, ये 3 पूछे हैं और फिर बाद में कुल जो है करंट वो भी पूछा है, कुल कितना होगा। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध है R1, R2, R3 मान करके निकालेंगे और उसके बाद इन तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ करके टोटल जो प्रतिरोध है वो निकालेंगे, फिर टोटल करंट निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, देखिए हल करके दिखाया है। ये दे रखा है R1 5 ओहम, R2 10 ओहम और R3 जो है 130 ओम दे रखा है। अब प्रत्येक प्रतिरोध पर ओम का नियम जब लागू करेंगे यानी V = IR वाला फॉर्मूला जब आप लागू करेंगे तो I जो है बार बार निकाल देंगे, I1 जो है क्या हो जाएगा V/R1, क्योंकि वोल्टेज तो सेम ही है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, ये प्रतिरोध बदल रहा है। तो I1 क्या हो जाएगा V/R1, I2 क्या हो जाएगा V/R2 और I3 क्या हो जाएगा V/R3। और R1, R2, R3 आपको दे रखे हैं। जब
वोल्टेज आपको 12 दे ही रखी है, V सब में सेम है, तो 12 से इनको भाग लगाएंगे तो जो है I1 क्या आ जाएगा 2.4 एम्पियर, I2 आ जाएगा 1.2 एम्पियर और I3 जो है 0.09 एम्पियर। ये हो गया पहला भाग। अब दूसरे भाग में पूछा है कि कुल जो करंट है, ये जो कुल करंट है इन सारे रेजिस्टेंस से हो करके फिर ये जो कुल करंट है ये कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इन सारे प्रतिरोध को जोड़ लेंगे। ठीक है, सारे प्रतिरोध को जब हम जोड़ लेंगे, जो टोटल जो होगा उसको निकाल लेंगे और टोटल वोल्टेज पता ही है, तो हम क्या करेंगे इस तरह से जो है। अब टोटल कैसे निकालते हैं, जब ये समानांतर में जुड़े हुए होते हैं तो हम जानते हैं कि समानांतर में जब जुड़े हुए होते हैं तो किस तरह से जो है इसका हम टोटल निकालते हैं। उसको समानांतर में जुड़े होते हैं तो उसको टोटल निकालने का संयोजित जो प्रतिरोध है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP = 1/R1 + R2 + R3। और इनको जब हम जोड़ेंगे एलसीएम लेकर के तो क्या आएगा 40/130। लेकिन ये 1/RP की वैल्यू आई है और हमें आरपी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा जब करेंगे तो 13/4 हम जो है टोटल प्रतिरोध आ गया है। टोटल प्रतिरोध पता चल गया है, वोल्टेज भी पता है। अब क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। तो जो वोल्टेज है 12 और उसके बटे में 13/4 करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 4 जो है ऊपर चला जाएगा और टोटल जो है जो आपके पास विद्युत धारा आएगी वो 3.69 एम्पियर आ जाएगी। अतः परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी होगी, 3.69 एम्पियर। तो इस तरह से बच्चों हमने जो है डिस्कस कर लिया है बहुत ही डिटेल में कौन सा, खंड स, और कल हम करने वाले हैं खंड द। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, कल के वीडियो में फिर से मिलते हैं। खंड द जो मैं लेकर के आने वाली हूँ। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।